हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम करने जा रहे हैं मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे एथिक्स की एक केस स्टडी। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आप लोगों ने इस केस स्टडी को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर इस केस स्टडी के लिए लिखा होगा। तो गाइज आज हम एक डिस्प्लेसमेंट या फिर किस तरीके से प्रोविजंस बनाने चाहिए या कैसे हेल्प करनी चाहिए, पॉलिसी कैसे फ्रेम करनी चाहिए एज एन ऑफिसर, हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे इस केस स्टडी में कि एक सिचुएशन दी गई है तो हमें उस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, राइट। तो आपको जो भी पॉइंट्स मिलेंगे तो गाइज अपने साथ एक क्राइटेरिया रखेगा, आपको इस तरीके के इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो ना, लाइक केस स्टडी की किस टाइप के क्वेश्चंस पे किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मोर और लेस सेम स्ट्रैटेजी चलती है सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए, सेम टाइप ऑफ केस स्टडीज़ के लिए। तो आप लिख लीजिएगा कि जैसे अगर डिस्प्लेस्ड पर्सनस के लिए या पुअर के लिए या कुछ प्रोजेक्ट चलाना है तो उसके लिए, अगर कंस्ट्रक्शन के लिए डिस्प्लेसमेंट करनी होती है तो उस टाइप की जब केस स्टडीज़ होती है तो क्या क्या पॉइंट्स हमें मेनली लेने चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या होगा कि आपका काफ़ी कुछ एक क्रक्स क्वेश्चन का ना केस स्टडी का ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएगा, तो वो उसमें लिखने में फिर ज़्यादा उसको बनाने में टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को। और अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप लोगों को लगते हैं हम ऐड कर सकते हैं तो प्लीज़ उनको भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो शुरू करने से पहले गाइज मैं आप लोगों को अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं। तो हमारा करंट अफेयर्स कोर्स रन कर रहा है गाइज, जिसमें वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ्स दिए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं गाइज। पीडीएफ्स आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और अगर आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पेड कोर्स में करंट अफेयर्स के गाइज लाइव डाउट सेशंस लिए जाते हैं और साथ ही साथ रेगुलरली रिवीजन भी करवाई जाती है। हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है गाइज, 0 से तैयारी वाला बैच है। बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी 6 क्लास से लेके एडवांस बुक्स तक की कवरेज करवाई जा रही है उसमें। और बेसिक से इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आपका फाउंडेशन बिल्डअप हो जाए। फाउंडेशन बिल्डअप होने में क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाती है। और व्हाट यूपीएससी डिमांड्स इज कि वो वहाँ पे मेमोराइजेशन मतलब रट्टाफिकेशन या फिर फैक्ट्स नहीं पूछती है, वो वहाँ पे मेनली आपकी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज इस बैच को। और हमारा मेंस आंसर राइटिंग बैच भी रन कर रहा है, जिसमें एक फ्री सीरीज़ लाई गई है आप लोगों के लिए। उसमें आपको टेलीग्राम चैनल पे कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं मॉर्निंग में, और रात को 8 बजे आपको उसका एनालिसिस वीडियो और पीडीएफ्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और मेंस आंसर राइटिंग का एक पेड बैच भी लॉन्च हो चुका है गाइज। और उस पेड बैच में आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। एक्सपर्ट फैकल्टी है हमारी, वो आपको इवैल्यूएट करेंगे कि आपके आंसर्स को, और आपको सजेशंस के बताएंगे किस तरीके सजेशंस देंगे किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करनी है। बिल्कुल बेसिक से वो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करानी शुरू करेंगे और धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। और ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी जो इवैल्यूएशन है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में इवैल्यूएट किया जाएगा। सो हाईली रिकमेंडेड गाइज, ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारी केस स्टडी का क्वेश्चन क्या है? लैंड नीडेड फॉर माइनिंग, डैम्स एंड अदर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स इज एक्वायर्ड मोस्टली फ्रॉम आदिवासीज, हिल ड्वेलर्स एंड रूरल कम्युनिटीज़। मतलब कि जो ज़मीन की हमें ज़रूरत पड़ती है, हमें माइनिंग करनी होती है या कुछ बांध बनाने हैं, डैम्स बनाने होते हैं, या फिर कोई बहुत बड़े लेवल पे कुछ प्रोजेक्ट्स अगर हमें स्टार्ट करने होते हैं तो उसके लिए जब हमें ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है तो वो ज़मीन क्या होता है, मोस्टली ज़्यादातर तौर पे हम देखें तो वो ज़मीन आदिवासी से, ठीक है, मतलब जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं या फिर जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग होते हैं, रूरल कम्युनिटीज़ होती हैं, या हिल ड्वेलर्स होते हैं जो पहाड़ियों पे रहा करते हैं, तो उनसे ज़मीन ली जाती है। उनको वहाँ से डिस्प्लेस, बेसिकली क्या होता है, वो बेघर ही तो हो रहे हैं, उनको बेघर कर दिया जाता है, वहाँ पे उनकी ज़मीन ले ली जाती है। लेकिन उसके अगेंस्ट में क्या किया जाता है, उनको कॉम्पनसेशन दे दिया जाता है, कुछ
उनको पैसे दे दिए जाते हैं, क्योंकि उनकी ज़मीन ली गई है, तो उनकी ज़मीन लेने के बदले उनको कुछ कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो भी गवर्नमेंट रूल्स या गवर्नमेंट प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, या फिर हम बात करें कि कानूनी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो बनते हैं, कॉम्पनसेशन बनता है, वो उनको दे दिया जाता है। लेकिन जो भी पेमेंट होती है, क्योंकि जो सरकारी रेट होता है या जो कानूनी तौर से होता है वो बहुत कम होता है, तो जो पेमेंट होती है वो इतनी कम होती है कि उन लोगों की जिनको डिस्प्लेस किया गया है, जिनको उनके घर से, उनकी ज़मीन से हटाया गया है, वो लोग ज़्यादा दिन तक अपनी लाइफ को उस पैसे के बेसिस पे सस्टेन कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो पैसा एक्चुअल में बहुत कम होता है। ठीक है, तो दीज पीपल डू नॉट पोजेस मार्केटेबल स्किल्स टू एंगेज इन सम अदर एक्यूजेशन। अब क्या होता है, जो पैसा उनको दिया जा रहा है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है कि वो पर्याप्त इतना नहीं होता कि वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर सके उसका यूज़ करके, और उनके पास इतनी स्किल्स भी नहीं होती। अब जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं या रूरल कम्युनिटीज़ है, तो वो अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन में ही वर्क करते हैं, तो उनके पास बहुत ज़्यादा ऐसी कोई स्किल्स नहीं होती जिसके बेसिस पे वो कोई अदर ऑक्यूपेशन में चले जाएं, कोई और जगह अच्छी कोई जॉब ले लें, ऐसी कोई उनके पास स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती। सो दे एंड अप एज लो पेड माइग्रेंट लेबरर्स। तो वो कहाँ पे उनका जाके ख़त्म होता है स्ट्रगल, कि उनको आखिरी में जाके जो माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं, मज़दूर होते हैं, तो उन मज़दूरों वाली जो जॉब उनको लेनी पड़ती है, मज़दूर बनना पड़ता है, जिनकी पेमेंट बहुत कम होती है, मतलब लो पेड, बहुत कम अमाउंट पे, कम वेजेस पे उनको काम करना पड़ता है, मज़दूरी का काम करना पड़ता है। मोर ओवर द डेवलपमेंट गोज़ टू इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अर्बन कम्युनिटीज़, वेयर एज द कोस्ट आर पास्ड ऑन टू दीज हेल्पलेस पीपल। कि जो विकास होता है, अब जैसे वहाँ पे अगर बांध बना रहे हैं या फिर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो उस प्रोजेक्ट से जो भी बेनिफिट मिल रहा है, या फिर जो भी उससे विकास हो रहा है, वो उन इंडस्ट्रीज़ को जाता है, जो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं उनको जाता है, या जो शहरी अ, जो कम्युनिटीज़ हैं, अर्बन कम्युनिटीज़ हैं, शहर के लोग हैं, उनके पास जाता है, उनको उसका बेनिफिट्स मिलता है, बजाय कि उन लोगों को जिनको वहाँ से हटाया गया है। जो एक्चुअल कॉस्ट है, जो वो किसको बियर करनी पड़ती है, किसके ऊपर आती है, वो उन लोगों पे आती है जिनको उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया गया। ठीक है, सो दिस अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स इज अनएथिकल। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मतलब अनजस्ट, जो सही नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन, कि कॉस्ट तो कोई और बियर कर रहा है, मतलब परेशानी तो कोई और उठा रहा है, जो वो पीपल हैं जिनको वहां से अपनी लैंड से हटाया जा रहा है, परेशानी तो वो उठा रहे हैं हर चीज से लेके, लेकिन बेनिफिट किसी और को मिल रहा है उसका, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, या अर्बन कम्युनिटीज है, उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो ये नैतिक नहीं है, अनैतिक है, ये अनएथिकल है कि कॉस्ट और बेनिफिट की इतनी अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है। मतलब क्या है कि उनको अगर आप डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट उनको भी दिया जाना चाहिए, राइट। Suppose you have been entrusted with the task of drafting a better compensation cum rehabilitation policy for such displaced persons। अगर मान लीजिए आप लोगों को एक काम दिया जाता है, एक टास्क दिया जाता है, अलॉट किया जाता है कि आपको एक पॉलिसी बनानी है जिसमें बेटर कॉम्पनसेशन उनको दिया जाए, जो पर्सन को डिस्प्लेस किया जा रहा है, उन और उनके लाइवलीहुड के लिए, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, उनके संरक्षण के लिए बेटर पॉलिसी बनाई जाए। ठीक है, तो हाउ वुड यू अप्रोच द प्रॉब्लम एंड व्हाट वुड बी द मेन एलिमेंट्स ऑफ योर सजेस्टेड पॉलिसी। तो आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से अप्रोच करेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे टैकल करेंगे, और क्या आपके एलिमेंट्स होंगे, मतलब जो आपकी पॉलिसी आप लेकर आएंगे, बनाएंगे, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होंगे आपके। ठीक है, तो हमें उसके बारे में बताना है। आई होप द केस स्टडी और द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं, कोई अपनी केस स्टडी को स्टार्ट करते हैं। तो हमें किसके लिए बात करनी है, पॉलिसी किसके रिगार्डिंग बनानी है, उन लोगों के रिगार्डिंग कि उनको जो उनको नुकसान हो रहा है वो उनको नुकसान ना हो, उनकी लाइवलीहुड भी सस्टेन हो जाए, उनको कॉम्पनसेशन भी अच्छा मिल जाए,
उनको जो जॉब्स हैं या फिर जो वो काम कर रहे थे वो काम वो करते रहें, इस तरीके से बनानी है, या फिर कोई और ऑक्यूपेशन वो ले सके, मतलब कोई और काम वो अच्छे से कर सके ताकि उनकी अर्निंग सस्टेन रहे और उनकी जो लाइवलीहुड है वो इम्पैक्ट ना हो। तो हमें वो बताना है कि हम पॉलिसी में किस तरीके से करेंगे। तो जो राइट्स लिए जा रहे हैं, आदिवासीज हैं या हिल ड्वेलर्स हैं, ठीक है, पहाड़ी निवासी हैं या ग्रामीण समुदाय हैं, रूरल कम्युनिटीज़ हैं, तो उनके राइट्स हमें पता है कि इनके राइट्स फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे होते हैं। अब आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग पढ़ेंगे अपने जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 2006 का, तो उसमें प्रॉपरली मेंशन किया किया गया है कि जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, हिल डवेलर्स हैं, उनके फॉरेस्ट के ऊपर क्या राइट्स हैं। वो जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है उस पर भी उनका राइट्स होते हैं, उनको सेल करना, ठीक है, तो वहाँ पे या फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज़ करना उनके राइट्स होते हैं। सो ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उस पे, उसके मुताबिक जो उनके राइट्स हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे या फॉरेस्ट के, वो उनको मिलने चाहिए। उनको कॉम्पनसेशन, साथ ही साथ जो कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है वो कॉम्पनसेशन में उनको प्रॉपर तरीके से मिले, और जो अपकमिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे भी उनको जॉब मिले, या तो जो वो ट्रेडिशनल काम कर रहे थे अपना, फॉर एग्जांपल अगर वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का काम कर रहे थे तो वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का भी उनको इस तरीके से देना चाहिए एरिया, या कुछ ऐसी अप्रोच लानी चाहिए पॉलिसी में कि वो अपना जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का काम कर रहे थे उससे अपनी लाइवलीहुड सस्टेन कर रहे थे वो उसको कैरी ऑन कर सकें। अगर वैसा नहीं हो पाता तो सेकंड वे साइडवेज उनको क्या दिया जाए कि उनको ऐसी कोई जॉब प्रोवाइड की जाए कि वो इंडस्ट्रीज़ में दूसरी जगह पे काम कर सकें, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। उसके बाद जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आया था वो सिटीजन्स की रिपोर्ट के बेसिस पे बनाया गया था कि जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स हैं वो किस तरीके से होने चाहिए, किस तरीके से उनको मिलने चाहिए। लेकिन बेशक वो सिटीजन्स रिपोर्ट पे बनाया गया था, लेकिन फिर भी सिर्फ 3% ऑफ विलेजेस, सिर्फ 3% गांव या समुदाय हैं जिनको उनका बेनिफिट मिलता है, जो जिनके पास उसको उन राइट्स को लेने का अधिकार है, जिनके पास अधिकार है उनको यूज़ करने का। ठीक है, तो हमें उनका इसीलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमें उनको ये बेसिक बेसिक फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी अगर हम उनकी लैंड ले रहे हैं, उनकी लाइवलीहुड को अफेक्ट कर रहे हैं तो अब हम बात करेंगे अप्रोच कि जो भी हम जो प्रॉब्लम है उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, या क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो रिहैबिलिटेशन है वो रिहैबिलिटेशन हमें फिक्स करनी है, ठीक है, कम्युनिटी के हिसाब से, मतलब कि हमें रिहैबिलिटेशन या जो उनका पुनर्वास है वो इस तरीके से फिक्स करना है कि जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं, ठीक है, जो डिस्प्लेस्ड पीपल हैं, वो उनकी जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जो बेसिक राइट्स हैं उनके, जो उनके अपनी लाइवलीहुड को सस्टेन करने के लिए रिक्वायर्ड है वो उनको मिल सके, वो उनके फुलफ़िल हो पाएँ, और जो फॉरेस्ट पे प्रोटेक्शन या जो उनके फॉरेस्ट पे राइट हैं वो भी हम उनको प्रोवाइड कर सकें, वो उनके मेंटेन्ड रहें, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट इज़ इवन आफ्टर कॉम्पनसेशन। अब क्या बात की हमने कि अगर डिस्प्लेस कर दिया उन पर्सन्स को, डिस्प्लेस करने के बाद उनको कॉम्पनसेशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, डिस्प्लेस करने के बाद जब उनको कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है लेकिन वो कॉम्पनसेशन पर्याप्त नहीं है, ठीक है, तो वो जो जो कॉम्पनसेशन पर्याप्त नहीं है, इफ़ेक्टिव नहीं है कि वो लाइवलीहुड उनकी सस्टेन हो पाए, तो हमें क्या करना है कि कॉम्पनसेशन देने के बावजूद वही बात कि हमें उनको फॉरेस्ट के राइट्स जो उनके हैं, अधिकार हैं, वो उनको देने हैं। उसकी उसके साथ साथ जैसे कि ग्रेजिंग है या पेस्टोरल रूट्स हैं उनके, उस पे उनका एक्सेस होना चाहिए। वो एक्सेस जब हम दे रहे हैं तो उसी के साथ साथ उनको क्या होगा कि जो पेमेंट तो उनको मिल रही है, और वो जो पेमेंट के साथ साथ जो उनको वो काम कर रहे थे ट्रेडिशनल वर्क, जो उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था, वो भी वो अपना सस्टेन कर पा रहे हैं, तो उनकी लाइवलीहुड अफेक्ट नहीं होगी, हम ये इंश्योर कर पाएंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बताया गया है कि जो तेलंगाना गवर्नमेंट थी, तेलंगाना सरकार है जो, उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट राइट के कंप्लीट वॉयलेशन, मतलब पूरा उल्लंघन करते हुए उन्होंने काम किया। जो भी फॉरेस्ट राइट एक्ट था उसके तहत जो भी बातें हमें प्रोविजंस दिए गए थे, जो भी क्राइटेरिया बताया गया था, जो भी बातें बताई गई थी उसमें, उन्होंने उसका बिल्कुल
उल्लंघन किया और इलीगल तरीके से, अमान्य तरीके से, अवैध रूप से उन्होंने जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे फॉरेस्ट लैंड कल्टीवेशन के, वो उन्होंने ले लिए। ट्रेडिशनल मेथड्स को उन्होंने अप्लाई करने के लिए मना कर दिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उस एरिए में हमें दिक्कत देखने को मिली, अनरेस्ट हमें देखने को मिला, अशांति पैदा हो गई वहाँ पे, राइट। तो हमने क्या चीज़ देखी, क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी, कि हम उनको कॉम्पनसेशन दें। हम ये ध्यान रखें कॉम्पनसेशन के साथ कि उनका जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत उनका जो फॉरेस्ट राइट पे अधिकार है वो बना रहे, और उस अधिकार के साथ जो उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन वो आज तक करते हुए आए हैं उस पे भी उनका एक्सेस रहे, वो उसको कैरी ऑन कर सके, राइट। नेक्स्ट इज फ्री इन्फॉर्म्ड कंसेंट। मतलब जो वहाँ की ग्राम सभाज होती हैं ट्राइबल्स की या फिर हिल ड्वेलर्स की, तो वहाँ पे वो अब ग्राम सभा में कौन से लोग होते हैं, ग्राम सभा में उस एरिया के ही लोग होते हैं, उस विलेज के ही लोग होते हैं जो कि डिसीजन लेते हैं, जो मतलब उस एरिया के लोग जो 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से अबव के होते हैं वो वहाँ पे डिसीजन लेते हैं। तो उन सभी की फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अगर वो वहाँ पे अपनी मंजूरी देते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए या डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो ही इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और जब उसको आगे बढ़ाने के लिए बात करते हैं तो उसी के साथ साथ उनकी सेटलमेंट के लिए, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, उनकी लाइवलीहुड के लिए भी सारे इंतज़ाम करने के बाद, सब कुछ सोचने के बाद कि किसी भी सर्कमस्टांस में वो लोग सफ़र ना करें, इस तरीके से ये सोच के स्ट्रैटेजी बना के प्लानिंग करके उसके बाद ही डिस्प्लेसमेंट के प्रोसीजर को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये हमने किसकी बात की कि क्या अप्रोच अडॉप्ट की जा सकती है या हमारी पॉलिसी में क्या अप्रोच हम अडॉप्ट करेंगे। अब हमें क्या पूछा गया था कि जो आपको टास्क दिया गया है पॉलिसी फ्रेम करने का, उसमें आपको अपनी अप्रोच बतानी है और आप उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे उस पॉलिसी को, ठीक है। मतलब इम्प्लीमेंटेशन में या उस पॉलिसी में आपके क्या क्या मेन एलिमेंट्स होने चाहिए, हमें उसके बारे में बताना है। तो क्या क्या एलिमेंट्स हम उसमें इंक्लूड करेंगे, क्या क्या मुख्य तत्व हम उसमें शामिल करेंगे। फर्स्ट इज क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द लॉट अबाउट कम्युनिटी राइट्स प्रोविजन, कि जो वो लॉट क्या है यहाँ पे, वो ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पे जिनको डिस्प्लेस किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कुछ जो रूरल एरियाज है, रूरल कम्युनिटी है, जिसको जो ग्रामीण समुदाय है जिनको वहाँ से हटाया जाएगा, तो वो ग्रामीण समुदाय को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इस बारे में, वो अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि क्या डिस्प्लेसमेंट और क्या उनके कम्युनिटी के क्या उनके राइट्स हैं, क्या उनके अधिकार हैं वहाँ पे। तो जब उनको अपने अधिकार पता होंगे तभी वो एक्ट उसके अकॉर्डिंग कर पाएंगे और वो अपने आप को बचा पाएंगे कि किसी तरीके का करप्शन ना हो और किसी तरीके की कोई भी दिक्कत ना आए, कोई किसी तरीके से उनको हार्म ना पहुँचाए अपने बेनिफिट के लिए, राइट। सेकेंड इज ensuring that implementation of laws of community forest provision is undiluted, कि जो भी जो फॉरेस्ट की प्रोविजंस हैं, ठीक है, फॉरेस्ट पे जो उनके राइट्स हैं, जो भी उसके हमें बताए गए हैं प्रावधान हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो और उनके जो राइट्स हैं उनको डाइल्यूट ना करें, उनको उनको मतलब निर्बाध ना करें, उनको हटाए ना, प्रॉपर तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन हो, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये एक मेन एलिमेंट हम अपने पॉलिसी के प्रोविजंस में इंक्लूड करेंगे। थर्ड पॉइंट इज नोडल ट्राइबल डिपार्टमेंट्स मस्ट प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू द कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स, कि जो नोडल ट्राइबल डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जो मुख्य आदिवासी विभाग हैं जो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं या ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का, तो उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस देनी है। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं ना, जो वहाँ पे प्रोजेक्ट सेटअप करने की बात कर रहे हैं या जो डिस्प्लेसमेंट करने की बात कर रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शंस देनी, उनको भी ध्यान रखना है और प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देनी है कि किस तरीके से काम करना है। या जब तक आप हमारे जो भी कम्युनिटी को डिस्प्लेस कर रहे हैं, जब तक उनको प्रॉपर तरीके से कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा या उनकी लाइवलीहुड के लिए नहीं प्रॉपर प्लानिंग होगी उनके लिए, या उनके रिहैबिलिटेशन के लिए प्लानिंग नहीं होगी, पॉलिसी नहीं होगी, तब तक ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती, तब तक कोई भी कंसेंट आपको हामी मतलब नहीं मिलेगी।
However, without a strong political will, these instructions also go unheard. कि जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होती, पॉलिटिकल विल नहीं होती। अब क्या है, ये जो नोडल ट्राइबल डिपार्टमेंट्स तो होते हैं, ये आदिवासी विभाग तो हैं, अब इनको बोला गया है, लेकिन जब तक ये लोग भी विदाउट करप्शन, विदा अपना बेनिफिट सोचे, अगर उन लोगों के हित में काम करने की सोचेंगे, तभी ये मुमकिन है। जब तक वो लोगों के हित में काम नहीं करेंगे, तब तक ये इंस्ट्रक्शंस भी किसी काम की नहीं होती, ये इंस्ट्रक्शंस काम में नहीं आती, राइट। Next is imparting skills to the displaced person, migrants should be made compulsory along with compensation. अब हमने क्या बात की थी कि कॉम्पनसेशन, मान लीजिए उनको हटा दिया, अपनी लैंड से डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट के बाद उनको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर दिया, पेमेंट दे दी उनको, लेकिन वो बहुत कम होती है कि वो अपनी लाइफ उनकी चल नहीं पाती उससे ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाते, और उनके पास इतनी स्किल्स भी नहीं होती कि वो कोई और काम अपना करना शुरू कर दें। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें उनको स्किल्स प्रोवाइड करनी है, ताकि वो, अगर वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, उनको वहाँ से हटाया जा रहा है, तो उनको उनकी स्किल्स डेवलपमेंट हो, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, ताकि वो दूसरे काम में के लिए भी एलिजिबल हो जाए, और वो दूसरी जगहों पे, अच्छी जगहों पे काम कर सकें। जैसे क्या करते हैं, उनके पास स्किल्स नहीं होती, तो वो जो मजदूरी का काम करते हैं, जिसपे बहुत कम वेजेस उनको मिलती है, बहुत लो पेड होता है, कम वेजेस उनको मिलती हैं, तो ऐसा ना हो कि उनको मजबूरी में वो कम वेजेस वाला मजदूरी का काम ही करना पड़े। उनकी स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, उनकी जो कौशल विकास करना है उनका, ताकि वो अच्छी जगहों पे, अच्छी इंडस्ट्रीज़ में जो बढ़ रही हैं, अपकमिंग इंडस्ट्री हैं, वहाँ पे भी वो काम करने के लिए देख सकें, वहाँ पे वो काम करने के लिए लायबल हो सकें, राइट। नेक्स्ट इज FRA शुड बी अ मेजर हर्डल फॉर कॉरपोरेट टू क्रॉस with the intentions of single handed प्रॉफिट मेकिंग। कि जो कॉरपोरेट्स हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए, जो फॉरेस्ट राइट है एक्ट है, वो एक मेजर हर्डल, मतलब उनको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, वो जो प्रोविजंस को, जो राइट्स को कंजर्व कर रहा है ट्राइबल कम्युनिटीज़ की या रूरल कम्युनिटीज़ की, तो वो हम जल्दी से डाइल्यूट नहीं कर सकते, हम उनको नहीं तोड़ सकते, या हम उनके वो राइट्स नहीं ले सकते। तो वो एक मेजर हर्डल की तरह उनके लिए काम करना चाहिए, एक बड़ी बाधा की तरह काम करे, ताकि वो उनको हटा के या उन राइट्स को लेके अपने लिए, अपने हित के लिए ही प्रॉफिट बनाने की ना सोचे, ठीक है। मतलब सिंगल हैंडेडली, मतलब कि एक साइड पे अपने हाथ में ही, अपने आप से ही वो प्रॉफिट की ना सोचे, कि वो प्रॉफिट उन, क्योंकि वो जो डिस्प्लेस्ड पर्सन है, उनको वो प्रॉफिट का कुछ बेनिफिट नहीं मिलता, ना ही वो उनके बेनिफिट के बारे में सोचते हैं। तो हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट को इतना स्ट्रांग बनाना है कि कोई कॉरपोरेट वहाँ पे कुछ काम करने के लिए या वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचे ही ना। नेक्स्ट इज, since most of the tribal states have a poor record of implementation of the compensatory provisions, the FRA must be made more transparent. The concerned authority must be made accountable for non-compliance. अब क्या बोला जा रहा है कि अगर हम पिछले अपने इतिहास की बात करें, रिकॉर्ड की बात करें, हिस्ट्री में, तो जो इम्प्लीमेंटेशन है कॉम्पनसेशन का, वो नहीं हो पाया, मतलब कि प्रॉपर तरीके से कॉम्पनसेशन जो है, जो पैसे हैं डिस्प्लेस करने के, जो उनकी ज़मीन ली जाती है, तो उसके अगेंस्ट में जो पैसे दिए जाते हैं सरकार द्वारा या इंडस्ट्रियलिस्ट द्वारा, वो पैसे कई बार उनको, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उनको दिए ही नहीं जाते। हम तो क्या बात कर रहे थे कि पैसे कम होते हैं बहुत, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उनको पैसे भी नहीं दिए जाते, ये पास्ट रिकॉर्ड से देखा गया है, बहुत पुअर रिकॉर्ड रहा है कि वो पैसे उनको दिए ही नहीं जाते। तो हमें क्या करना है, फॉरेस्ट राइट एक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग और ट्रांसपेरेंट बनाना है, कि उसमें हमें बहुत स्ट्रॉन्ग राइट्स उनको देने हैं, और जो भी अथॉरिटी कंसर्न्ड है, जो ये कॉम्पनसेशन से डील करती है, कॉम्पनसेशन करवाते हैं या अग्रीमेंट करवाते हैं, वो अकाउंटेबल हो, वो जवाबदेह हो, उनके ऊपर प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और अगर वो कंप्लाई नहीं करते हैं, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं, तो उनको पनिशमेंट भी दी जाए, वो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी हों, उनके लिए कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए प्रॉपर तरीके से, राइट। नेक्स्ट इज, a grievance redressal mechanism must be created wherein the tribals or displaced can openly register their complaints. एक क्या होना चाहिए, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए,
उसमें क्या होता है, शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए, जिसमें कि जो ट्राइबल्स हैं या फिर जो रूरल कम्युनिटीज़ है, मतलब जो भी लोगों को, जो समुदायों को डिस्प्लेस हटाया जाता है उनकी जगह से, उनकी ज़मीन से हटाया जाता है, वो लोग वहाँ पे जाके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकें, वहाँ पे कंप्लेंट कर सके, शिकायत कर सके कि इस तरीके से हमें नहीं कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है या हमारे राइट्स लिए जा रहे हैं। तो ऐसे अगर इस तरीके से होगा तो उनकी कंप्लेंट्स आएंगी, पता चलेगा, वो पब्लिक के सामने आएगा या अथॉरिटीज़ के सामने आएगा, तो उन पे एक्शंस लिया जाएगा और वहाँ पे एक्शंस लिया जाना चाहिए। उसको भी हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, रिट्रेसल मैकेनिज्म को, कि कड़े तरीके से एक्शन लिया जाए, स्ट्रांगली लिया जाए और बहुत फास्ट पेस पे क्विक एक्शन होना चाहिए उस पर, कि उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाए। राइट। सो ये गाइस हमने किसकी बात करी कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो हम अपनी पॉलिसी में मेंशन करेंगे, पॉलिसी में इंक्लूड करेंगे, ठीक है, शामिल करेंगे। तो इस तरीके से हम ट्राइबल्स के राइट्स को, या जो डिस्प्लेस पर्सन हैं उनके राइट्स को सिक्योर कर सकते हैं, और साथ ही साथ इन्हीं एलिमेंट्स के साथ हम एक स्ट्रॉन्ग पिलर भी बना रहे हैं, जिससे कि जो कॉरपोरेट्स हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े लोग हैं, वो अपने प्रोजेक्ट लगाने के लिए वहाँ पे आने में बहुत उनको 100 बार सोचना पड़े, क्योंकि उनको बहुत हर्डल्स उठाने पड़े आने के लिए, बहुत हर्डल्स उनके आगे हों, बाधाएं हों जो उनको क्रॉस करके आनी पड़े, तो वो उस सिचुएशन पे आए ही ना, वो उनको डिस्प्लेस करे ही ना। और अगर डिस्प्लेस करे तो ट्राइबल्स के लिए भी बहुत सारे राइट्स हम प्रोवाइड कर दें, उनके लिए कंप्लेंट्स का भी हो, उनको फॉरेस्ट राइट भी मिले, उनकी स्किल डेवलपमेंट भी हो। तो इस तरीके से जब ये चीज़ें होंगी तो लोग कम आने की सोचेंगे, और फॉरेस्ट राइट एक्ट को भी हमें स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। एंड में हम इसको कंक्लूड करते हुए बताएंगे, सच डिस्प्लेसमेंट्स स्ट्रेट अवे वायलेट द राइट टू लाइफ ऑफ द ड्वेलर्स ऑफ सच एरियाज। अब राइट टू लाइफ क्या है, या राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी हमारा क्या है, आर्टिकल 21, फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 21। तो अगर हम इनको ऐसे डिस्प्लेसमेंट्स, ऐसे अगर लोगों को हटा रहे हैं उनके जगह से, उनके घर से अगर उनको बेघर कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो ये सीधे सीधे राइट टू लाइफ का उल्लंघन है, उनका जो फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन किया जा रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर हमें जो भी ये पर्सन्स डिस्प्लेस होते हैं, जो पॉपुलेशन, जनसंख्या को वहाँ से हटाया जा रहा है उनकी जगह से, उनको प्रॉपर रिहैबिलिटेशन उनको दिया जाना चाहिए, पुनर्वास का उनको दिया जाना चाहिए प्रॉपर तरीके से। आई होप गाइज आप लोगों को एनालिसिस पसंद आया होगा और आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस तरीके की केस स्टडी को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाना चाहिए। सो आपके पास कुछ और पॉइंट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। विद दिस वी एंड अप दिस सेशन हियर। एंड करने से पहले मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं तो हमारा करंट अफेयर्स बैच रन कर रहा है, जिसमें वीडियो लेक्चर्स प्लस पीडीएफ्स दिए जाते हैं रेगुलर बेसिस पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपके लिए लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं और साथ ही साथ रेगुलर रिविजन भी कराई जाती है। हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइज, बेसिक से तैयारी वाला बैच है, बेसिक से तैयारी कराई जा रही है। वहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करवाई जाएगी इतने अच्छे से कि आपको एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप डेडिकेटेडली उसको फॉलो करेंगे तो। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है गाइज, जिसमें एक आपके लिए फ्री सीरीज चलाई गई है, जिसमें आपको टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस दिए जाते हैं मॉर्निंग में, और रात को आपको उनका एनालिसिस वीडियो और पीडीएफ्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। और हमारा पेड कोर्स भी आंसर राइटिंग बैच का लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी आपके लिए क्वेश्चंस लेके आएंगे, आपके क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करेंगे और आपको इम्प्रूवमेंट भी आपकी करवाएंगे, बिल्कुल बेसिक टू मेंस एडवांस लेवल तक वो आपको बिल्कुल मेंस रेडी कर देंगे। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइस, हाईली रिकमेंडेड। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और आप कोर्सेज़ को एनरोल कर सकते हैं। So with this we end up this session here guys. I hope you all have liked this session. Thank you so much. Have a great day ahead. Jai Hind.